Hello student and welcome to Rasa International School. Today's our chapter for class 5th, chapter 3rd, major landforms. And today we have topics to discuss: plain and importance of plains, desert and river, from the page number 25 to 26. Plains. A plains is a flat and low-lying land surface. Most plains areas in the world have been made by river. As in case of the northern plains of India, river carry sand and silt with them. When river flow down, these material are deposited on their banks. Plains are formed by these deposits. So, what is the meaning of plains? A flat surface of land is called plains. तो प्लेन्स होता क्या है? प्लेन्स का मतलब क्या होता है? जो एक फ्लैट सरफेस होती है, जो एक सीधी सपाट जगह होती है, उसको प्लेन्स बोला जाता है. जैसे अगर हम बात करते हैं माउंटेनियस एरिया की, तो हम क्या बोलेंगे? माउंटेनियस एरिया बोलेंगे, पहाड़ी इलाका बोलेंगे. और जितने भी पहाड़ी एरिया होते हैं, ऑल द माउंटेनियस एरिया आर नॉट प्लेन्स. जितने भी माउंटेनियस एरिया होते हैं वो प्लेन्स नहीं होते. प्लेन्स क्या होते हैं? बिल्कुल सीधी सपाट जो एक जगह होती है उसको हम प्लेन्स बोलते हैं. जैसे कि ये एरिया देखिए, ये बिल्कुल प्लेन है ना. तो हम ऐसे एरिया को हम क्या बोलते हैं? प्लेन्स. जो बिल्कुल सीधा सपाट हो और जहाँ पर खेती आराम से हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन्स बोलते हैं. तो प्लेन्स इज़ वेरी यूजफुल फॉर द फार्मर. और फार्मर के लिए प्लेन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, बिकॉज ऑल द वर्क ऑफ एग्रीकल्चर आर डन ऑन द प्लेन्स. और जितना भी एग्रीकल्चर का जो काम है वो प्लेन्स में ही होता है. तो अब इसमें और देखिए, व्हेन द रिवर फ्लो डाउन दीज मटेरियल आर डिपॉजिट ऑन देयर बैंक्स, द प्लेन्स आर फॉर्म बाय दीज डिपॉजिट. तो देखिए अब क्या होता है, जैसे पहाड़ों से जब जो रिवर बन के निकलती हैं, जो पहाड़ों से जो रिवर बन के निकलती है ना, जैसे अपने इंडिया से गंगा रिवर जो बनती है वो गंगोत्री ग्लेशियर से बनती है. तो जब वो प्लेन्स में आती है तो पहाड़ों से एक मिट्टी लेकर आती है जिसको एलिवियम सॉइल बोला जाता है, और वो नदी के किनारे छोड़ जाती है. तो जितनी भी नदी के किनारे वाले एरिया होते हैं, मतलब जो प्लेन्स में जब आती है, जब रिवर अपने सेकंड कोर्स में आती है ना, तो वो जितने भी प्लेन्स के अंदर जो ऊपर से जो मिट्टी लेकर आती है, वो जो मिट्टी प्लेन्स के आसपास छोड़ी जाती है वो एलिवियम सॉइल्स होती है. और वो सॉइल जो है नॉर्दर्न प्लेन को जो फर्टाइल एरिया बनाती है. जैसे जितने भी जो माउंटेनियस एरिया हैं वो यहाँ है ना. जब यहाँ से रिवर जो फ्लो होती है तो वो पूरे नॉर्दर्न प्लेन को कवर करती है ना. तो ये अपने साथ जो एक मिट्टी लेकर आती है, ये एलिवल सॉइल लेकर आती है, और ये इस मिट्टी को किनारे पे ऐसे छोड़ते हुए चली जाती है, ताकि फिर क्या होता है, ये मिट्टी जो होती है एलिवल सॉइल, इट्स मेक द नॉर्दर्न प्लेन मोस्ट फर्टाइल एरिया इन द वर्ल्ड. पहाड़ों से जो है नदी पिघल कर आती है, बर्फ पिघल कर आती है नदी बनकर, है ना. वो अपने साथ एक मिट्टी लेकर आती है. ये पत्थर को अपने साथ जब वो लेकर आती है तो उसके टुकड़े बनते बनते क्या होता है, एक मिट्टी बन जाता है. और वो मिट्टी क्या बनती है? एलिवल सॉइल बनती है. और वो एलिवल सॉइल पूरे नॉर्दर्न प्लेन के अंदर जो जितनी भी नदी अपने किनारे पे छोड़ती हुई जाती है, वो नॉर्दर्न प्लेन को फर्टाइल बनाती है. यानी पूरा नॉर्दर्न प्लेन जो है वो एलिवल सॉइल की वजह से बहुत ज़्यादा एक फर्टाइल एरिया बन जाता है. Now look at the next topic, the importance of plain. The plains have fertile soil and are suitable for agriculture. Many towns and cities are located in the plain. Good transport facilities, availabilities of the water and rich fertile soil make plains the best suited for the human settlement. अब हम प्लेन की बात करते हैं तो प्लेन क्या होता है? बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट होते हैं. अब क्या होता है, जैसे कि प्लेन्स हैव द फर्टाइल सॉइल द सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर. अब देखिए, मैंने आपको पहले बताया, जो माउंटेन से जो रिवर बनती है वो अपने साथ एक सॉइल लेकर आती है, इसको एलिवल सॉइल बोलते हैं. वो नदी के किनारे पे छोड़ते हुए चली जाती है. तो ये जो रिवर बैंक पे जो एक एलिवल सॉइल्स होती है, इट्स मेक द नॉर्दर्न प्लेन फर्टाइल. ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन को जो है फर्टाइल बनाती है. नेक्स्ट पॉइंट है, मैनी टाउन्स एंड सिटीज आर लोकेटेड इन द प्लेन. अब क्या होता है, ये प्लेन जितने भी जो सीधे सपाट जितने भी एरिया होते हैं वहाँ पर जो है एक तरीके से ह्यूमन सेटलमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बिकॉज अगर हम माउंटेन की बात करें तो यहाँ ह्यूमन सेटलमेंट बहुत कम होता है, यहाँ माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है. बिकॉज क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होती है, इसीलिए क्या होता है, जितने भी माउंटेन में रहने वाले लोग होते हैं वो फ्लैट एरिया में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं. क्योंकि यहाँ पर क्या है, टाउन्स एंड सिटी लोकेटेड इन द प्लेन्स, क्योंकि यहाँ रहने का बहुत अच्छा इंतज़ाम होता है, नदियों का पानी भी यहाँ अच्छे से मिलता है, और ट्रांसपोर्ट जो एक सर्विस होती है
वो यहाँ बहुत अच्छी होती है ना। दे कैन सेंड देयर गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन अ ईजी वे। तो अगर कोई भी सामान माउंटेन पे भेजा जाएगा तो बहुत दिक्कत होती है, लेकिन अगर प्लेन्स एरिया होगा, प्लेन्स एरिया होंगे यहाँ पर, बिल्कुल सीधे सपाट अगर ये जगहें होंगी, सो इट इज गुड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। तो अगर ये सीधी सपाट जगह होगी तो ये क्या है, ये एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, रिच फर्टाइल सॉइल मेक प्लेन्स मीन्स बेस्ट सुटेड फॉर द ह्यूमन सेटलमेंट। और यहाँ पर नदियों का पानी और सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसीलिए क्या है, प्लेन्स जो है वो ह्यूमन सेटलमेंट के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। Look at the next topic, desert. Desert are the vast area and the sand that receive very little rainfall and experience extreme temperature. Desert and extremely dry with very little rainfall. Sandstorms are common in the desert. Sand dunes are the formed because of such storm. Oases are the small water pool that spring up at some place in desert. Some of the famous desert of the world are Sahara in Africa, the Thar in India, the Great Sandy Desert in Australia, and the Patagonia in South America. Now, we are going to talk about the desert. What is desert? Desert are the vast area and sand that receive very little rainfall and they experience extreme temperature. डेजर्ट क्या होता है? डेजर्ट का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा गर्मी वाला होता है, बहुत ज़्यादा मतलब हाई टेम्परेचर होता है। मतलब एट द डे, है ना, एट द डे टेम्परेचर वेरी हाई, बट इन द नाइट्स द टेम्परेचर वेरी कूल। मतलब क्या होता है, दिन में तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मतलब हाई होता है, लेकिन जैसे जैसे रात हो जाती है तो क्या होता है, टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है, मतलब ठंडा हो जाता है। और यहाँ की जो एक वेजिटेशंस होती है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती। मतलब जो यहाँ की एक वेजिटेशंस है वो इस तरीके से होती है, जैसे कैक्टस है ना, थॉर्नी बुशेस है, वो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। तो डेजर्ट वेजिटेशंस ज़्यादा ख़ास नहीं है, कैक्टस, थॉर्नी बुशेस और बहुत ही फ्यू प्लांट्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। और रेनफॉल भी यहाँ बहुत कम होता है। और यहाँ क्या होता है, दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म और रात को यहाँ टेम्परेचर बहुत ठंडा हो जाता है। oases are small water pools that spring up at the some place in the desert. अब oases क्या होते हैं, जैसे कि greenery area that found in desert, it's called oasis। मतलब वैसे तो वहाँ बारिश बहुत कम होती है, लेकिन अगर कहीं 100, 200, 300 किलोमीटर दूर अगर हम आगे निकल जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें एक ग्रीनरी वाला एरिया, जिसमें एक पॉन्ड होगा और बहुत सारे हरियाली होगी, तो इस एरिया को क्या बोलते हैं, इस एरिया को बोला जाता है ओआसिस। और यही इसके आसपास जो है ह्यूमन सेटलमेंट होता है, क्योंकि वहाँ जितने भी जो एक बेदुइन्स होते हैं, जितने भी चरवाहे होते हैं, है ना, जो वहाँ के खाना बदोश लोग होते हैं, वो इस ओआसिस के आसपास ही रहते हैं। द सम डेजर्ट द वर्ल्ड आर द सहारा इन अफ्रीका। अब देखिए, व्हेन वी लुक एट द मैप ऑफ अफ्रीका, सो वी कैन फाउंड द सहारा डेजर्ट दिस प्लेस। हम सहारा डेजर्ट को कहाँ पर देखने को मिलेगा? यहाँ। जो अफ्रीका का अगर हम मैप देखते हैं, ये पूरा जो मैप है ये अफ्रीका का है, और हम यहाँ सहारा डेजर्ट कहाँ देखते हैं? यहाँ। ये जो पूरा एरिया है ये सहारा डेजर्ट का हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसमें द थार डेजर्ट इन इंडिया, तो वेयर द desert located on India? The desert located on India west side. As we know that this is the north part, this is south part, and this is east part. We know all the directions of map, है ना? So where the Thar desert located on India? West side. So it is also known western desert, क्योंकि ये west side पर located है तो इसको western desert के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो एरिया है पूरा, ये थार डेजर्ट से जाना जाता है। राजस्थान साइड का जो पूरा एरिया है ये थार, मतलब ये एक तरीके से थार डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जो एक थार डेजर्ट है। When we look at the map of Australia, we can find the Great Sandy Desert here. When we look at the map of Australia, तो we can find the Great Sandy Desert here. अगर हम ऑस्ट्रेलिया का मैप देखते हैं तो ग्रेट सैंडी डेजर्ट कहाँ मिलेगा? यहाँ पर। When we look at the map of South America, तो we can find the Patagonia Desert here. हम Patagonia Desert को यहाँ देखने को मिलेगा। Now, in this topic, we are going to discuss about the rivers. Rivers are natural channels that carry rains, melted ice, and snow downhill
from the mountains to plain, lakes and seas. Most rivers originated in mountains and end up their journey in a sea or in oceans. From the place of origin to its mouth, a river passes through the three stages: the upper or the young course, and the middle or the mature course, the lower or the old course. Now, we are going to know what is river. रिवर क्या होती है, अब रिवर किस तरीके से निकलती है? तो नेचुरल चैनल्स कैरी रेन्स, मेल्टेड आइस एंड स्नो डाउन हिल फ्रॉम द माउंटेन्स एंड प्लेन. अब वेयर द रिवर फॉर्म, रिवर जो फॉर्म होती है वो हिमालय से होती है, फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर. मगर अगर इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द गंगा रिवर, सो द गंगा रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर. और ये जो गंगा रिवर होती है ये पूरे नॉर्दर्न प्लेन को जो है ये कवर करती है. तो जिस तरीके से गंगा रिवर जो है पूरे नॉर्दर्न प्लेन को कवर करती है, तो ये इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है? गंगोत्री ग्लेशियर से, है ना. तो अब हम इसमें बात करेंगे, जो रिवर है वो उसके 3 स्टेजेस होती हैं. रिवर की कितनी स्टेजेस होती हैं? वो 3 स्टेजेस होती हैं. तो वो 3 स्टेजेस कौन सी होती हैं? अपर एंड यंग कोर्सेज, एंड मिडिल एंड मैच्योर कोर्सेज, एंड लोअर एंड old courses. So all these of 3 stages we are going to learn with the help of diagram. So look at the upper course of what is upper course of a river? When the river originated from the mountains. जब river mountains से originate होती है तो बहुत fast flowing करती है, बहुत तेज बहती है वो, है ना. और सबसे ज़्यादा वाटरफॉल्स भी अपर कोर्स में देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो नदी ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही होती है, इस तरीके से बहुत तेजी से नीचे की तरफ आ रही होती है. ये वो एग्जाम्पल हो गया, आप एक पानी से भरा ग्लास लीजिए और उस पानी के से भरे ग्लास को आप नीचे की तरफ डालिए तो पानी बहुत तेजी से जमीन पे गिरेगा. तो कुछ इसी तरीके का एग्जाम्पल ये होता है कि जब अपर कोर्स से क्या है, रिवर फ्लोज वेरी फास्ट, क्योंकि जब ये ग्लेशियर से पिघल कर आगे बढ़ती है तो बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिरती है. तो ये होता है अपर कोर्स, और अपर कोर्स में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं वाटरफॉल्स. मिडिल कोर्स ऑफ रिवर, when the river entered in plain it flows in twist and turn and form meander. जैसे ये मिडिल कोर्स पे आती है तो इसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है और ये ट्विस्ट एंड टर्न करके बहती है, यानी इधर उधर आराम से बहती हुई जाती है और ये मियंडर को जो है फॉर्म करती है. अब लोअर कोर्स क्या होता है? जब ये बिल्कुल सीज और ओशंस के अंदर एंट्री करने वाली होती है तब इसकी स्पीड थोड़ी और हल्की हो जाती है. तो ये क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? लोअर कोर्स. तो हमने कितने इसके कोर्स जाने. जो अपर कोर्स होता है वो बहुत तेजी से नदी बहती भी आती है, जब वो फॉर्म होती है तो बहुत तेजी से बहती है और वाटरफॉल्स बनाती भी आती है. उसके बाद वो जब मिडिल कोर्स में जाती है तो अपनी स्पीड थोड़ी सी ट्विस्ट एंड टर्न करके थोड़ी सी स्लो कर देती है, और लोअर कोर्स में क्या करती है, वो एंटर कर जाती है सीज के अंदर और ओशंस के अंदर. I hope you like this video. We will upload some more topics with some new videos. Till then, stay safe and goodbye.